तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना? करे थे कंप्लीट। सो वी कंप्लीटेड बॉन्ड पैरामीटर्स इन आवर लास्ट लेक्चर। और हमने कहा था कि भाई रेजोनेंस और डायपोल मोमेंट वगैरह पढ़ना है, तो हम आज की एक लेक्चर में जो नई हेडिंग लिखेंगे, एक तो देख लो यहाँ तक लिखा होगा तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर की हेडिंग यहाँ पे करी थी हम लोगों ने। इसके बाद हमको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है डाइपोल मोमेंट, है ना? तो राइट डाउन योर नेक्स्ट हेडिंग, डाइपोल मोमेंट and polar bonds. Dipole moment and polar bonds. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा अपन आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कोवेलेंट कंप्लीट करने के बाद, रेजोनेंस के बाद अपन लोग आयनिक कंपाउंड्स पे आएंगे, तो फिर अपन लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। तो लिखा सब लोगों ने हेडिंग? चलो तो उसमें लिखो, स्टार्ट राइटिंग, मेरे साथ साथ लिख लो कि when there is a covalent bond formed between, when there is a covalent bond formed between when there is a covalent bond formed between two different types of atoms, comma, the electron sharing is not equal, which results into partial charges on different atoms, resulting in polar bonds and at times into polar molecules. At times into polar molecules. Full stop. Next line say, to measure the polarity, to measure the polarity, we define a term known as dipole moment. Full stop. Dipole moment is the product of charge and the distance between them. And the distance between them.
बिल्कुल आदित्य बेटा, वेक्टर है। तो इतना लिखो। अब अपन इसको समझना शुरू करते हैं धीरे धीरे। सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे, एक एक करके समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, है ना। सिंपल है, हमको एक्चुअली में कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कैलकुलेशन का। बाकी आपको ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशन के यहाँ केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट आप पढ़ोगे आगे चल के, तो वहाँ कैलकुलेटिंग डायपोल मोमेंट के सवाल आएंगे। यहाँ तो हमको बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या बॉन्ड कोई है तो पोलर है या नहीं, या मॉलिक्यूल कोई है तो पोलर है या नहीं। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये हमको सीखना है ना। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, और फिर देखेंगे कि भाई कहाँ ये जीरो, कहाँ ये नॉन जीरो। मेन चीज तो ये सीख निकालनी आनी चाहिए। लिखा सब लोगों ने? ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन किया ना इसको, ये डाइपोल मोमेंट को, कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, और फिर समझाता हूँ तुमको कि क्या होता है, कब हम इसको मेजर करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। ठीक है, इस सिंबल को हम कहेंगे, we'll call this symbol as mu, mu, mu. Mu is equal to q क्रॉस d। q क्या है और d क्या है? q हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस है। तो q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, साइन नहीं रखना है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और d जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, फिर इसको समझाता हूं मैं कि भाई पोलैरिटी का मतलब क्या है, क्यू कहाँ से आएगा, डी कहाँ से आएगा। यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है वो डी बाय होती है। एसआई यूनिट इज डी बाय, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वन डी बाय इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर जो है ये आपकी CGS यूनिट हो जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो, वन डी बाई इज ऑल्सो इक्वल टू 3.36, 3.336 कर देना, इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर्स। और एक चीज और बता दूं जो अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूलम में तो हमने लिखा था, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा था। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसमें अगर कभी चार्ज लिखना पड़ जाए तो वो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो चार्जेस की यूनिट्स हैं, फिजिक्स में आगे चल के आएंगी, बट कभी रेफरेंस के लिए जरूरत पड़े तो आप यहां से देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ोगे तब आएंगी ये यूनिट्स आगे चल के, है ना। तो थोड़ा सा और लिख लें, फिर मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके, है ना। बस थोड़ा सा और लिख लें, थोड़ी सी थ्योरी और बची है। तो इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट is a vector quantity and it is directed from, and it is directed from positively charged center, positively charged center towards negatively charged center, towards negatively charged center। ब्रैकेट में लिख लेना इन केमिस्ट्री।
full stop. We use mu to understand the polar nature of bonds and molecules. We use mu in dipole moment to understand polar nature of bonds and molecules. अब समझते हैं कि कैसे, मतलब पोलर नेचर की बात क्या है, पोलर नेचर का मतलब क्या है, ये सब चीजें समझते हैं। इतना लिख लो। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। लिखा सबने? सबने लिखा? दो तीन लोगों का रिप्लाई आया मेरे पास। लिख लिया है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं, हमने बहुत सारी थ्योरी लिख ली कि भाई क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी थ्योरी हो गई, उसको समझते हैं कि यूज क्या करना है। तो हमने ये कहा था कि जब आप दो एटम्स को इलेक्ट्रॉन शेयर कराते हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे आपके पास दो केस हो सकते हैं, आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कोवलेंटली शेयर कराओ, या आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को शेयर कराओ। तो जब ऐसा होगा बेटा, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में शेयर करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा ईएन क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स का क्या है? 0। और यहां पर डेल्टा ईएन वैल्यू की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 क्या आएगा, बस ये बता दो। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं बताओगे चलेगा, वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। भाई जो भी है ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब देयर इज सम डिफरेंस, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं है। बस इतना ही पता करना है अपने को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर हो रहे हैं, है ना भाई। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद हो तो, कि भाई ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी ने अपनी तरफ नहीं खींच रखे हैं, ये इक्वली शेयर्ड है, बराबर से बटे हुए, राइट। तो जब किसी के इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं लिए तो देयर आर नो पार्शियल चार्जेस, है ना। यहां हम लिख सकते हैं कि नो पार्शियल चार्जेस। तो इस केस में हम इसको कहते हैं दिस इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड, जब कोई चार्जेस नहीं बन रहे हों अलग अलग, जब कोई चार्ज सेपरेशन ना हो, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, पोलैरिटी ना हो, तो उसको नॉन पोलर कहते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? जब दो पोल्स होंगे अपने पास, तो पोल्स मैग्नेट के होते हैं नॉर्थ साउथ, या पोल्स चार्जेस के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां से वो दो पोल्स आते हैं। डाईपोल भी वहीं से वर्ड आया है, दो पोल्स, डाईपोल। तो HCl में क्या होगा? नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है भाई? क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड थे वो ज्यादा किसने खींच रखे हैं? जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये अपनी तरफ किसने ज्यादा खींच रखे हैं? क्लोरीन ने। सही बात है भाई, ये क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हुए हैं। तो क्लोरीन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव के नेगेटिव चार्ज? पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसको हम डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। तो जब चार्ज सेपरेशन होगा, व्हेन देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, कि भाई एक पॉजिटिव पोल बन गया एक नेगेटिव पोल बन गया, अगर ऐसा हुआ तो उसको हम पोलर बॉन्ड कहेंगे। और अगर कोई चार्जेस ही नहीं है तो उसको नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे। तो पोलर नॉन पोलर आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है, कर पाओगे तुम कि भाई पोलर है या नॉन पोलर है? कुछ नहीं करना, बस इतना सा देखना है कि भाई मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं उसमें शेयरिंग इक्वल एटम्स, एक जैसे एटम्स में हो रही है अलग अलग एटम्स में हो रही है। अगर एक जैसे एटम्स में हो रही है तो नॉन पोलर बॉन्ड, और अगर अलग अलग एटम्स में हो रही है तो पोलर बॉन्ड होगा। बिल्कुल सही बात है, सारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर हो जाएंगे, है ना। जैसे हम इसके नीचे और एग्जांपल्स लिखें, अगर हम इसके नीचे और एग्जांपल्स लिखें तो आपका O2
O डबल बॉन्ड O या N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? या CH3 और CH3 का ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है, सिर्फ ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, दूसरी तरफ पोलर की बात करें तो आपके पास HF आ जाएगा, है ना? H2O भी आ जाएगा, OH और H, तो ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, राइट? अच्छा, CH3 में अगर आपके पास CH3, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, CH3 बना था, CH4 बना देता हूँ ना, लेट मी ड्रॉ CH4, नहीं तो फिर तुमको दो बॉन्ड्स में कंफ्यूजन होगा। CH4 अगर बना दे तो ये पोलर हो गया, हुआ? बिल्कुल। अच्छा, तो वैसे तो मैं ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करता, लेकिन अब क्योंकि पूछ लिया है आदित्य ने, तो मैं तुमसे भी यही बात पूछ लेता हूँ। मैं तुमसे पूछने वाला था कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास दो एटम हो, एक जैसे एटम हो, बट बॉन्ड पोलर हो जाए? दो एटम जो जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं, बट बॉन्ड पोलर हो जाए, कब हो सकता है ऐसा? कब दो एक ही जैसे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है, कब हो सकती है? चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो सकता है, सही बात है। या फिर और एक केस याद है किसी को? पीरियडिक में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ रिलेशन, याद है? किसी को याद है? परसेंटेज कैरेक्टर वाला कुछ सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कुछ बताया था, याद करो। जेड इफेक्टिव नहीं, अरे चलो मैं तुमको एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे ये CH3 है, इसका सिंगल बॉन्ड बनाया तुमने ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसके साथ, तो वैसे तो ये आगे पूछता, बट अब क्योंकि यहाँ ही गई है बात तो पूछ ही लेते हैं। ये बेटा CH3 वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा। CH3 वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला सेंटर वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, sp। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर के नॉन पोलर? पोलर हो गया, बिल्कुल, दिस इज अ पोलर बॉन्ड, बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है, कभी थियोरेटिकली पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल हो जाएगा कि इज इट नेसेसरी कि a covalent bond between two identical atoms is always covalent? तो नॉट नेसेसरी, है ना? ये स्टेटमेंट लिखवा भी देता हूं मैं, चलो क्वेश्चन फॉर्म में, जिससे तुम भूलो नहीं। तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेते हैं। इज इट नेसेसरी that a covalent bond between two atoms of same element in a molecule is always non-polar? तो क्या ये जरूरी है? आंसर क्या लिखना है? नो।
है ना। एग्जाम्पल ये लिख लेना, मार्क कर लेना भाई, इसका एग्जाम्पल हमने बगल में लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लिखा यहां तक सब लोगों ने? लिख लो जल्दी लिख लो, करो करो। बढ़े आगे? ठीक है। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर, बुलेट पॉइंट्स करके लिख लो तुम, कि इफ, अगर डेल्टा ई एन जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। किसी बॉन्ड के अंदर दोनों एटम का डेल्टा ई एन जीरो है, मतलब बॉन्ड इज नॉन पोलर। अगर डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब पोलर बॉन्ड है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया जाए, अभी तो हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स के बारे में बात करी, अगर पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए हमको एक नेट वेक्टर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, जिसको हम कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट। वी हैव टू फाइंड आउट दी वेक्टर क्वांटिटी, कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटी है वो जीरो आ रही है या नहीं, म्यू। तो उसको भी अभी आगे चल के सीखेंगे, बट लिख लेते हैं कि अगर म्यू की वैल्यू जीरो आ गई तो हम उसको कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर म्यू नॉन जीरो हुआ तो उसको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे पता करेंगे ये हम सीखेंगे, है ना। डेल्टा ई एन तो हमने समझ लिया, तो बहुत ही सिंपल है, बॉन्ड पोलर है या नहीं वो तो हम डायरेक्टली बता देंगे, मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं वो देखते हैं। लिखा? तो उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, डाइपोल मोमेंट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको बना लेते हैं हम लोग कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एच सिंगल बॉन्ड सी एल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो यूज करोगे जिसका टेल और हेड इस तरीके से रहेगा। जो टेल है वो रहेगी आपकी पॉजिटिव के ऊपर, दिस इज योर टेल। और जो हेड है, दिस पार्ट इज योर टेल ऑन पॉजिटिव। और जो हेड है इस वेक्टर का, दैट इज ऑन नेगेटिव पोर्शन। तो हमने लिखा भी था एक स्टेटमेंट कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, लिखा था, याद है? वो दोबारा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे? यहाँ लिखाऊं क्या दोबारा? नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही अगर डाइपोल बन रहा है तो ये उसका सिंगल डाइपोल आ जाएगा। बट एक मॉलिक्यूल में हो सकता है एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड हो, तो बहुत सारे डाइपोल्स हो सकते हैं। तो अगर बहुत सारे डाइपोल्स हैं तो क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम। डाइपोल मोमेंट of a molecule is the vector sum,
SUM सम, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट्स, ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है ये भी बताता हूं आपको, कि मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, ए, एक्स और वाई, और आपके जो डाइपोल बन रहे हैं वो बन रहा है ए से वाई और ए से एक्स, और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो एक डाइपोल को आपने लिख दिया μ1 और दूसरे डाइपोल को लिख दिया μ2। तो बेटा अगर दो वेक्टर्स होते हैं आपके पास और उनके बीच का एंगल आपको पता होता है, if you have two vectors and you know the angle between these two, तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हो, पढ़ा होगा ना। अगर रिजल्टेंट लिखना हो आपको, नेट डायपोल मोमेंट, तो कैसे लिखते हैं। अच्छा, लेकिन लिख के बताने में तो दिक्कत होगी तुमको, तो मैं लिख दूं, बता देना सही लिखा कि नहीं लिखा। अंडर रूट वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो ऐसा कुछ लिखते हैं, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिखा होगा, तुमने सीखा होगा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, सीखा था, फिजिक्स में सीखा होगा। हाँ, तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल हुआ जिसमें एक से ज्यादा डाइपोल हुए, तो हम डाइपोल मोमेंट्स लिखेंगे, μ1 μ2 लिखेंगे, उनके बीच का एंगल थीटा नापेंगे और इससे पता लगा लेंगे कि म्यू नेट क्या है। और एक्चुअली में होगा क्या कि आपको इसमें भी वही बात पता करनी है, क्या कि म्यू नेट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। रेयरली आपको कभी म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्टीमेटली आपको बस ये पता लगाना होगा कि म्यू 0 आ रहा है या नॉन जीरो। तो ये पता करना तो बहुत ही आसान है, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो निकालने के बिना भी इसको पता कर सकते हैं कि कब जीरो आएगा कब नॉन जीरो आएगा। तो देखते हैं अपन, यहां तक ड्रॉ कर लो, लिख लो। इसके कुछ वेक्टर के रिजल्ट्स में लिखवा देता हूं इसके नीचे तुमको। लिखा सबने? ठीक है। तो बेटा अगर इस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो अगर कॉस थीटा 1 हो गया तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, μ1 प्लस μ2 आ जाएगा। अगर थीटा 0 होता है तो जो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम आ जाएगा। अमन क्रॉस प्रोडक्ट, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर थीटा आपका 180 डिग्रीज हुआ, तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1। उस केस में जब आप म्यू नेट निकालोगे तो वो क्या जाएगा, μ1 माइनस μ2, यही आएगा। तो इससे हमने एक चीज डिड्यूस कर ली कि कब रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा, ये हमको पता चल गया। इन दोनों में से कौन से केस में मैक्सिमम बेटा, जब कॉस थीटा कितना हो, जब थीटा 0 हो और कॉस थीटा क्या हो जाए 1, तो मैक्सिमम होगा। तो ये केस मैक्सिमम रिजल्टेंट का आएगा। दो वेक्टर में रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी आता है ना जब दोनों अलाइंड हो, 0 डिग्री पर हो। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, जब दोनों ऑपोजिट हो जाए, थीटा 180 हो जाए ना। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी मिनिमम की। अच्छा, एक और बात बता दो, अगर इसमें μ1 μ2 बराबर हो गया, अगर μ1 और μ2 बराबर हो गया, तो सेकंड केस में कितना आएगा, जीरो, म्यू नेट कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। तो यहां भी मैं तुमसे एक थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेता हूं, है ना। ये जो बात मैंने कही, इस बात पर एक
सवाल बेस्ड है कि a molecule with polar bonds can have non-polar nature, that is mu net is equals to 0, कि बॉन्ड्स पोलर हो बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? इसका आंसर क्या है? हाँ मैंने बता तो दिया, तो बट आंसर क्या है ये बताओ, हाँ या ना? बिल्कुल पॉसिबल है, बस कंडीशन ये है कि दोनों, मतलब दो भी नहीं, ज्यादा डाइपोल्स भी हो सकते हैं, बट रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आ सकता है ना भाई। तो वेक्टर्स को जीरो होना जरूरी नहीं है, वेक्टर्स की कुछ वैल्यू हो सकती है, यानी कि इंडिविजुअल पोलर बॉन्ड्स हो सकते हैं, बट उन बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ सकता है, ये पॉसिबल है। इसका एक एग्जांपल भी मैं तुम्हें यहाँ लिखवा देता हूँ, एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, सी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। तो बेटा इसमें अभी लिख लेना, अमन में टाइम दे दूंगा, चिंता मत कर, अगर नहीं किया नोट तो भी कर लेना। इसमें किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही इधर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब डाइपोल ड्रॉ करोगे तो एक बनेगा लेफ्ट से राइट और दूसरा बनेगा राइट से लेफ्ट, ये दो डाइपोल बनेंगे। तो इसका म्यू नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, ये तो वैसे ही दिख रहा है बेटा, अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आता है? जीरो। तो म्यू नेट इज जीरो। तो CO2 ऐसा एग्जाम्पल हो गया जहां मॉलिक्यूल के बॉन्ड पोलर हैं बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना? हुआ ना? बॉन्ड्स आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, राइट? बेटा बॉन्ड पोलर तो डेल्टा ई एन अगर नॉन जीरो होगा तो बॉन्ड पोलर ही आएगा। अगर कोई एक बॉन्ड देखोगे आप कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इसका डेल्टा ई एन क्या है? नॉट जीरो, यानी ये बॉन्ड तो पोलर ही है ना, इसमें तो डाइपोल है, एक बॉन्ड की बात करेंगे जब अपन। इसलिए देखो, एक बार लिख लो, मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ये कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, इसलिए मैंने ये चीजें यहीं डिस्कस करी, क्योंकि इसके जस्ट इमीडिएट ऊपर अपन ने ये लिखा हुआ है। लिखा क्या सबने? तो हमने ये कंडीशन लिखी थी चार, देखो, कि अगर किसी बॉन्ड की बात करेंगे तो डेल्टा ई एन जीरो होने पे मतलब नॉन पोलर बॉन्ड है, यानी बॉन्ड के अंदर कोई पार्शियल चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर डेल्टा ई एन जीरो नहीं हुआ तो वो पोलर बॉन्ड हो जाएगा। तो बॉन्ड की पोलैरिटी किससे डिसाइड होती है? डेल्टा ई एन से। उस पे तो डेल्टा ई एन देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है या नहीं है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बतानी है अगर, तो उसके लिए हमको नेट डाइपोल मोमेंट देखना ही पड़ेगा, राइट? तो यही हमने यहाँ किया था, देखो CO2 के केस में हमने यही किया। यहां इस पे देखोगे बॉन्ड के ऊपर तो डेल्टा ई एन इज नॉट जीरो, इससे हमने कह दिया कि पोलर बॉन्ड है ना? इधर भी देखेंगे तो डेल्टा ई एन नॉट जीरो आ रहा है, तो पोलर बॉन्ड है। लेकिन डेल्टा ई एन अगर नॉट जीरो आ गया तो इससे जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल पोलर हो जाए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आ रहा है,
तो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। तो बॉन्ड बताने के लिए डेल्टा EN देखेंगे और मॉलिक्यूल बताने के लिए म्यू देखेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक लिख लो। फिर एक दो पॉइंट्स और हैं, फिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट वो लिखेंगे, और फिर कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। प्रेशा बेटा, हाँ डाइपोल मोमेंट का एक्चुअली यूज करते हैं लोग जब कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, नए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो ये भी देखते हैं कि जो एटम्स हैं या जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे भी हमको अंदाजा लगता है कि जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का, वो सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, कैसा है, इसका अंदाजा उससे लगता है ना। लेकिन अब वो क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम उल्टा काम करते हैं। हम स्ट्रक्चर बना के उससे हम बताते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या आना चाहिए, है ना। कोई जो नया मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है उसके लिए लोग फिर पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालते हैं डाइपोल मोमेंट का, और फिर उससे देखते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। लिखा है यहाँ तक सब लोगों ने? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में पहली बार देखने में लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, बट जैसे ही थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं हमको समझ में आ जाता है कि क्या बातें चल रही हैं, है ना। आ जाता है ना? बिल्कुल। चलो तो आगे और भी कुछ बातें लिखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज टेकन टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बॉन्ड्स अगर अलग अलग एटम में, तो हमने देख लिया। लोन पेयर कभी आता है किसी स्ट्रक्चर में, तो उसका क्या करना है? तो उसके लिए हम लिख रहे हैं कि बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर is taken to be directed away, is taken to be directed away from nucleus, away from nucleus towards the lone pair, towards the lone pair। इसका एग्जांपल ही बता देता हूं। मान लो आपके पास H2O है, या NH3 ले लेते हैं, चलो N लोन पेयर H H और H। इसमें डाइपोल्स बनाना चाहते हो तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, है ना। नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो व्हेन यू विल ड्रॉ डाइपोल्स, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। अब बचता है लोन पेयर। तो लोन पेयर का किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डायरेक्शन? ये स्टेटमेंट पढ़ो, डायरेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स लोन पेयर। तो कहां से कहां जाएगा, ऊपर की तरफ एरो कि नीचे की तरफ एरो? ऊपर की तरफ आएगा, बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा अप, दिस विल बी योर डायरेक्शन अप। तो NH3 में जब आपको डाइपोल्स इंडिविजुअल ड्रॉ करने होंगे तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। तो क्या इनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है क्या? मतलब किसी भी कंडीशन में इनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है क्या, कि अगर सारे ही लगभग एक जैसे डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, कोई अपोजिशन में नहीं है, तो क्या ये कभी जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जीरो नॉन जीरो पे अंदाजा लगाना है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया एज अ पोलर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पोलर मॉलिक्यूल। अभी ऐसे और भी एग्जांपल कराऊंगा मैं,
चिंता मत करो, ये एग्जांपल सिर्फ इस पॉइंट के लिए था कि लोन पेयर का कभी देखना हो डाइपोल तो किधर को बनाएंगे। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो। डन बाय एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, if a molecule has a symmetrical geometry, if a molecule has a symmetrical geometry, with all bonded atoms or groups, with all bonded atoms or groups being same, then the net dipole moment of the molecule, then the net dipole moment of the molecule will be zero. तो अगर आपको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल गया जिसमें सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं और उनके एंगल भी बराबर होगा, सिमेट्रिकल का मतलब ही ये है कि एंगल बराबर होने चाहिए, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो आएगा जीरो। बिल्कुल सुजल, तो मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, अलग अलग केसेस कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है ना, तो इसके केसेस करेंगे अपन ढेर सारे। लिख लो इसके एग्जाम्पल। हाँ प्रेशा, बिल्कुल लिखा लिखा, यहाँ तक लिखा। मैं एग्जाम्पल को कैटेगराइज कर दूंगा अलग अलग केसेस में, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिखने का। सबने लिख लिया यहाँ तक? तो इसको कैटेगराइज करते हैं एग्जाम्पल्स को हम। पहली कैटेगरी हम लिख रहे हैं टू सेम डाइपोल्स, टू सेम डाइपोल्स। तो दो सेम डाइपोल हैं तो कितने एंगल पे होने चाहिए जिससे रिजल्टेंट जीरो आए? थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज। वेरी गुड बेटा प्रेशा, चयन बढ़िया, हर्ष सही है, हिमांशी गुड, आदित्य। तो भाई ये एक केस हमने ऑलरेडी देखा था, CO2 वाला केस था हमारा। या और एक केस है हमारे पास, BeCl2 की भी बात कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? डाइपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल और अपोजिट तब होंगे जब दो डाइपोल हो एक जैसे और उनमें थीटा है 180 डिग्री, राइट। तो इन दोनों का म्यू नेट जो है दैट इज जीरो, म्यू नेट इज जीरो। और भी केसेस हैं, आते हैं आगे। सेकंड केस, थ्री सेम डाइपोल्स। तो बेटा अगर तीन बराबर के डाइपोल हों तो उनके बीच का थीटा कितना होना चाहिए? 120। अब सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया, गुड। मतलब कौन से केसेस आने वाले हैं सबको समझ में आ जाएगा, गुड गुड गुड। तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो BF3 वाला एक केस है, या BH3 वाला केस भी ले सकते हो। डाइपोल्स बनाओगे तो फ्लोरीन की तरफ बनेगा BF3 में, और हाइड्रोजन की तरफ बनेगा बोरॉन के केस में। दोनों ही केसेस में म्यू नेट जो है वो आपका आ जाएगा
0। तो ये सारे केसेस पोलर बॉन्ड बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के हैं, है ना। ये सारे केसेस पोलर बॉन्ड बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के हैं। लिखा। बढ़े आगे। तो प्रेशर बेटा देखो, दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, उसको डाइपोल मोमेंट के लिए तो सिंगल एंटिटी ट्रीट करेंगे ना भाई। डाइपोल तो क्या है, दो एटम्स के बीच में है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए या सिंगल बॉन्ड आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो एक ही डाइपोल, क्योंकि डाइपोल तो चार्जेस से आ रहा है ना। तो दो एटम्स के बीच में एक डाइपोल बनेगा। ओके। थर्ड केस पे आ जाते हैं। चार बराबर के डाइपोल हो तो उनमें थीटा कितना लेना पड़ेगा। फोर सेम डाइपोल्स, थीटा इक्वल टू 90। तो पढ़ा ही नहीं ना तुमको स्ट्रक्चर में, चार बॉन्ड वाले में 90 वाले तो पढ़ा ही नहीं है। हालांकि 90 लिखूंगा मैं, एक एग्जांपल लिखवा दूंगा, बट हमने कौन सा एंगल पढ़ा है, जब चार बॉन्ड्स होते हैं और कोई लोन पर नहीं होता तो क्या एंगल होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल। तो आइदर यू हैव 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, या फिर 90 डिग्रीज भी हो सकता है। 90 डिग्री वाले के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएंगे, मैं लिखवा देता हूँ एक, बट आएंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जैसे आपके पास CH4 आ गया, CH एंड H, अगर ये केस है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, चार एक जैसे डाइपोल्स, तो म्यूनेट 0 आएगा। दूसरा CF4 भी ले सकते हैं, एक और केस दे रहा हूं आपको, Cu, ये केस अभी आपको NH3, या NH3 में दिक्कत आएगी, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, बनाओ तुम तो NH3 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज बेसिकली CuNH3 होल 4 डाई पॉजिटिव, ये Cu+2 है। तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट थीटा 90 डिग्री आ सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा, बट ये हम पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और सारे बॉन्ड्स एक जैसे हों तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आने वाला है। कौन सा चैप्टर, मानते नहीं ना, लिख लो नोट्स में। लिखा रहेगा तो तुमको थोड़ा मन में शांति रहेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 12th में आएगा तो अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो, कौन सा चैप्टर आएगा 12th में तो पढ़ लेंगे। अभी से तुम कॉलेज की टेंशन लेते हो क्या, कि कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में कौन सा डायसेक्शन करना है, अभी अभी उसकी टेंशन है क्या तुमको। जब पहुंचेंगे कॉलेज तब करेंगे बस। तो जब 12th पहुंचेंगे तब सीखेंगे, इसको तुमसे नहीं पूछेंगे पहले। चलो, लिखा।
भाई ये बातें जो हमने पॉइंट में लिखी थी वो क्लियर हो गई इन एग्जाम्पल से। तो जीरो किन किन केसेस में आ सकता है, ये और भी केसेस हो सकते हैं, बट ये कुछ एग्जांपल्स को हमने कैटेगराइज कर लिए, आइडेंटिफाई करना आसान है। अच्छा, ऐसे भी कुछ केस हैं जहां कभी जीरो नहीं हो पाएगा, तो वो भी लिख लेते हैं, उससे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा हमको। तो ये तो 3 एग्जांपल्स थे, फिर एक और पॉइंट लिख लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर, if central atom has only one लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम पे एक अकेला लोन पेयर हुआ तो वो हमेशा पोलर होगा। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर वाला वेक्टर है उसके लिए कैंसिल करने वाला वेक्टर आपको दूसरे लोन पेयर से मिलेगा ही नहीं। हाँ, ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिख लो आप चाहो तो, दोनों केसेस के लिए म्यू नेट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। म्यू नेट इक्वल टू जीरो ऊपर वाले में लिख सकते हो। मैं जो अभी बात कह रहा था ये इस पॉइंट की बात है कि सेंट्रल एटम इज ओनली वन लोन पेयर, then the molecule will always be polar. Then the molecule will be polar. तो अगर सिंगल लोन पेयर मिल गया तो आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं है, सीधे आपको पता चलेगा कि अगर एक ही लोन पेयर आ रहा है सेंट्रल एटम पे तो पोलर होगा ही होगा, उसका म्यू नेट जीरो हो ही नहीं सकता। विल बी पोलर, दैट इज म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। है ना, ये लॉजिकल सी बात है। एक ही लोन पेयर अगर है तो उसको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा लोन पेयर ही नहीं है, तो एंगल कुछ भी रख लो, कुछ कैंसिल करने के लिए एग्जैक्टली अपोजिट है ही नहीं, तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाएगा। है ना, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं तुमको इसका। एग्जांपल SO2 ले लो, तो सल्फर पे एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, वेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो लोन पेयर का वेक्टर लोन पेयर की तरफ, ऑक्सीजन के साथ वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ, बट ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोन पेयर का डाइपोल अलग टाइप का है और ऑक्सीजन के डाइपोल अलग टाइप के हैं। तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए तीनों वेक्टर बराबर चाहिए होते हैं। यहाँ तीनों वेक्टर बराबर नहीं है, लोन पेयर वाला अलग मैग्नीट्यूड का है और ऑक्सीजन वाला डाइपोल अलग मैग्नीट्यूड का। लिखा? तो कुछ क्वेश्चन कर लें? ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, तो स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स की। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग molecules are polar? Number 1 PCl5, second SF4, third XeF2, fourth XeF4, 5 ClF3 और 6 PCl3F2। इनमें से कितने या कौन कौन से पोलर हैं? तो एक्चुअली तो कौन कौन से पोलर हैं ये बताना है तुमको, कितनों पे तो तुक्का लग जाएगा।
तो बताओ भाई क्लास। एक आंसर आया है चयन का, और आंसर ठीक लग रहा है मेरे को। स्ट्रक्चर्स अगर बना लोगे तो हो जाएगा काम आपका। सुजल, गड़बड़ है बेटा। कौन कौन से ही थे? जीरो तो नहीं आएगा कौस्तुभ। जीरो तो नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो तो सारा काम हो जाएगा। कौन कौन से ये बताना है, वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं, कितने तो चलो तुम गलत भी सिलेक्ट कर लोगे तो भी आ सकता है। कौन कौन से हैं? रुको रुको, सबके बहुत वेरिड आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ जल्दी से तुम्हारे लिए। और एक लास्ट स्ट्रक्चर और आ गया अपना। हाँ तो भाई क्लास, पहले वाले का डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। तो पहले वाले का म्यू जो है वो जीरो आएगा, तो ये पोलर नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले का एक ही लोन पेयर है, अभी पॉइंट लिखवाया मैंने, नॉट जीरो ना, म्यू इज नॉट जीरो। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे फोर आएगा। एक्सजीएफ टू का जीरो आएगा, ये दिखना चाहिए भाई। ये तीन 120 डिग्री के एंगल पर है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसी तरीके से ये दो ऑपोजिट 180 डिग्री पर हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो पांचों एक जैसे नहीं है, बट ये दो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ये तीन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो नेट रिजल्टेंट इसका भी क्या आता है? जीरो। तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो थर्ड भी नहीं है। फोर्थ क्या दिख रहा है? म्यू इक्वल टू जीरो दिख रहा है ना, ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। चारों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये दो लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। ClF3, इसका क्या होगा? ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं होगा ना बेटा। भाई ये एक तो 180 पे नहीं रहे, अब याद है बताया था ये थोड़े बेंट होते हैं, तो ये तो थोड़े बेंट है, तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करेंगे। ऊपर से ये अलग है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कुछ आएगा। तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, XeF4 तो कैंसिल हो गया, ClF3 और PCl3F2।
0 आएगा भाई। इसमें तो ये 3 देखो, ये क्लोरीन 120 डिग्री पे है तीनों, तो 3 120 डिग्री पे कैंसिल होते हैं, लिखा था अपन ने। अगर 3 एक जैसे हैं और 120 डिग्री पे तो कैंसिल होंगे। और ये दो ऑपोजिट 180 डिग्री पे, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका म्यू नेट भी क्या आ जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 2, राइट। ClF3 और SF4, राइट। ये दो आपके पोलर हो जाएंगे, होंगे। ठीक है, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आप लोगों से, उससे पहले कुछ एक बात और कर लें अपन। ये चलो एक सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद कुछ लिखेंगे। लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो। Which of the following molecules have only polar bonds? Number 1, CH4. Second, SO2. Third, CO2. Fourth, N2. Fifth, F2. Sixth, O2. Seventh, H2O. Eighth, H2O2. Ninth, CH3. 10th, 10th में कौन सा पूछा तुम लोगों से? O2Ft पूछ लेते हैं, चलो। क्या कह रही है सारा, अगर 4 सेम डाइपोल्स होंगे तो पोलर मॉलिक्यूल होगा? डिपेंड करता है ना बेटा, 4 सेम डाइपोल्स हैं, वो कैसे हैं, कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अह, अमन ठीक है तेरा आंसर। और सुजल क्या कह रहा है? और नहीं सुजल, प्रेशर ठीक है। NH4+ होता है बेटा, है ना। एक तो NH4 नहीं तो NH4+ होता है। NH4+ मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर कहलाएगा। उस पर चार्ज है इंट्रिंसिकली, इसलिए जनरली NH4+ के बारे में आपसे पूछा नहीं जाता कि पोलर है या नॉन पोलर, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, उस पर खुद पे चार्ज होता है। CH4 तो नॉन पोलर है बेटा, CH4 तो लिखा अपन ने नॉन पोलर है। हाँ भाई क्लास, तो इनमें से किस किस में सिर्फ पोलर बॉन्ड है? अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड में एक थोड़ा इसका
जवाब देता हूं। इसी क्वेश्चन में एक और एड ऑन करते हैं अपन, पहले उसका जवाब मांगता हूँ, वो थोड़ा आसान है। विच ऑफ द above have only non-polar bonds? इसका जवाब दे दो पहले। किस किस में है? 4, 5, 6 और किसी में? 9 में? नहीं नहीं, ओनली भी पर भी तो ध्यान दो भाई, सिर्फ नॉन पोलर होना चाहिए। पोलर बॉन्ड हो गया तो नहीं लेंगे। तो N2, F2 और O2 हो गया। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? एक एक करके बताओ। CH4 लिख दूं क्या? CH4 लिख दूं क्या? ठीक है। SO2? ठीक है। CO2? ठीक है। H2O? ठीक है। H2O2? H2O2 ठीक नहीं है भाई। अच्छा, CH3? वो भी ठीक नहीं है। और O2F2? वो भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब अगर तीसरा सवाल पूछ लूं तुमसे कि विच ऑफ दी अबव, मतलब इन फर्स्ट क्वेश्चन जो थे, हैव बोथ polar as well as non-polar bonds? इसका आंसर क्या आएगा? क्या लिखूं? CH4 नहीं है, SO2 नहीं है, CO2 नहीं है, N2 नहीं है, F2 नहीं है, O2 नहीं है और H2O नहीं है, क्योंकि ये सारे तो उसमें आ गए, ओनली पोलर ओनली नॉन पोलर में। तो बचे हुए क्या हो गए? हाँ, 8, 9, 10 सही बात है। H2O2, CH3 और CH3 एंड O2F2। सही है? समझ में आता है सबको क्या हुआ यहाँ पे? आना चाहिए समझ में खुद से कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड हैं। O, O, H एंड H, C, H, 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 C, H, H and H, and O, O, F and F। तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है, ये बॉन्ड नॉन पोलर है और ये बॉन्ड नॉन पोलर है, और ये वाला पोलर हो गया, ये वाले पोलर हो गए और ये वाला पोलर हो गया। तो ये तीन केस ऐसे हैं जिनमें दोनों पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स आपको मिल जाते हैं। सही है? मजा आया क्वेश्चन करके? तो हम कुछ और लिख लेते हैं। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको हेडिंग लिखवा देता हूँ अगली। क्या लिखेंगे अपन? तो डाइपोल मोमेंट के अंदर ही सब हेडिंग है, कुछ छोटी छोटी बातें और बची हैं डाइपोल मोमेंट की, वो लिख लेते हैं।
लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स। तो तुम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बेंजीन रिंग पे नेमिंग जब करोगे, कुछ पोजीशंस होती हैं जिनको ऑर्थो मेटा और पैरा कहते हैं। O is your short for ortho, M is your short for meta, and P is your short for para। पढ़ लिया एरोमेटिक में? चलो फिर तो सही है, फिर तो सही टाइम पे पढ़ा रहे हैं अपन। पढ़ लिया है तो गुड गुड। मैं सोच रहा था नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा ऑर्थो मेटा पैरा, बट तुमने तो पढ़ लिया ऑलरेडी। चलो सही है। तो करते हैं एक काम, इसको अपन ये चीजें और फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा लिखना है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके अपन रेजोनेंस पे जाते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है भाई क्लास। तो आज इतना ही पढ़ाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। कुछ लोग कह भी रहते हैं कि सर बस आज इतना ही रहने देते हैं। रेजोनेंस मींस, तो रेजोनेंस थोड़ा प्री रीड करके आओ, आपको थोड़ा मिल जाएगा मॉड्यूल में, और एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाएगा। तो आज के लिए थ्योरी यहाँ रोक लेते हैं।